हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अपना यूपी टीईटी का फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो हमारी इस न्यू वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का पूरा फॉर्म आपको भरकर दिखाने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन प्लस में ओटीआर कैसे करना है, प्लस में जो दिक्कतें आपको सामने आ रही हैं जैसे सब्जेक्ट कैसे भरनी है इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। सीजीपीए से मार्क्स कैसे भरना है इसकी जानकारी मिलेगी। डेट ऑफ कंप्लीशन में क्या डालना है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मार्कशीट में क्या डालना है, पूरी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। चाहे आप अपीयरिंग कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर आपने अपना बीएड डीएलएड पास कर लिया है, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाली है। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर मिलेगा वेबसाइट का लिंक। आप लोग लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे। अब अगर फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग इनिशियलाइज ओटीआर आईडी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये है रजिस्ट्रेशन, आगे है ओटीआर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में जो भी डिटेल आप लोग डालेंगे बहुत ध्यान से डालिएगा क्योंकि इसमें करेक्शन भी आसानी से नहीं होता है। यहाँ पर जो आपको डिटेल डालनी है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालनी है, जो 10th की मार्कशीट पर डिटेल लिखी है। अपना फुल नेम डालिए, अपने फादर का नेम, अपनी मदर का नेम। यहाँ पर अपना फुल नेम दोबारा, फादर नेम दोबारा, मदर नेम दोबारा। यहाँ पर अपनी डीओबी, यहाँ पर सेम डीओबी, यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर सेम जेंडर। नीचे अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए चाहे तो पैन कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। एक ऑप्शन लेंगे, उसी ऑप्शन का नंबर यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। आधार से करना चाहें आधार पर क्लिक करें, इसके बाद में आई कन्फर्म इस पर क्लिक करें। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालें। वेरीफाई बाय आधार ओटीपी पर क्लिक करें। आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद में मोबाइल नंबर डालना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, इसका वेरीफाई करना है। इसके बाद ईमेल आईडी फिल करनी है कोई भी और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, इसको वेरीफाई करना है। इसके बाद में अपना लाइव फोटो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड। क्यूआर कोड से आप लोग कर सकते हैं। अगर इस पर क्लिक करेंगे, अब क्यूआर कोड यहाँ पर आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। फिर मोबाइल फ़ोन से भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आपके मोबाइल फ़ोन में भी कैमरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फ्रेम आपको दिख रहा है, इस फ्रेम में चेहरे को लाइए। जब फ्रेम में जब आपका पूरा चेहरा सही से आ जाए, आप लोग इसके बाद में कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस फ्रेम में अपने चेहरे को लाना है, बाल समेत पूरा चेहरा आपका इस फ्रेम में दिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आप लोग यहाँ पर शो होगा फोटो वेरीफाइड सक्सेसफुली। सेव वेरीफाई फोटो पर आप लोग क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। और फिर इसके बाद में आप लोगों को नीचे यहाँ पर शो होगा सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल। अब आप लोगों को पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड में मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपका नाम है राम, तो अपने नाम का पहला लेटर लेंगे कैपिटल। ठीक है, आपका नाम कुछ भी हो, अपने नाम का पहला लेटर लेना है कैपिटल, इसके बाद के सारे लेटर लेने स्मॉल, और इसके बाद में @ ले लें, और इसके बाद में 1 2 3 ले सकते हैं, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले सकते हैं, फिर कुछ भी नंबर्स आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 नंबर्स। अकाउंट रिकवरी क्वेश्चंस में जाएंगे, यहाँ से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में उस ऑप्शन का आंसर यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि अगर आपने सेलेक्ट किया व्हाट इज़ योर मदर्स मेडन नेम, तो यहाँ पर अपनी मदर का मेडन नेम डालेंगे। अगर यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो अपने पहले स्कूल का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पासवर्ड रिसेट करने में काम आएगी ये चीज़। ठीक है, तो अपने इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में कैप्चा मतलब वेरिफिकेशन कोड जो आपके सामने है उनको ऐड या माइनस जो भी आपके सामने है इसको ऐड करके यहाँ पर डाल देना। इसके बाद में रजिस्टर एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। और एक बहुत बड़ी चीज़ आप लोग सुन लें, इस डिटेल में करेक्शन नहीं होगा। जी हाँ, जिसमें आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इन चीज़ों में करेक्शन डेट में भी करेक्शन नहीं होगा। इसके लिए अलग से करेक्शन डेट आएगी। तो अगर एक बार चेक कर लें, कोई मिस्टेक आपके नेम, मदर फादर नेम, डीओबी, जेंडर वगैरह में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर बार ये करेक्शन नहीं हो पाता है, कब कुछ ही टाइम पर करेक्शन डेट आती है बस। ठीक है, इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को एक ओटीआर आईडी मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर आपको ओटीआर आईडी शो हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लें, आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम, डीओबी, इनमें कोई करेक्शन नहीं होगा, जेंडर में भी। आगे है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है, जिससे यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। ठीक है, टेलीफोन नंबर इसको छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट रहेगी। आगे है मैरिटल स्टेटस, अपना जो भी अपना सेलेक्ट कर लें। आगे मैरिड में जो भी अपना सेलेक्ट कर लें। आगे है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म किस प्लेस में हुआ है, अपना स्टेट सेलेक्ट करें। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर दें।
आपकी बॉडी पर कोई जले का कटे का निशान होगा, ठीक है, उसकी जानकारी दे सकते हैं। जले का निशान है तो बर्न मार्क ऑन जहाँ पर है, लेफ्ट हैंड, शोल्डर, बैक, फेस, जहाँ भी है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो नो मार्क भी डाल सकते हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं, SC ST OBC जो भी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। आगे आएगा क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर। आपके फादर की इनकम अगर 8 लाख से कम है तो आप आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में। 8 लाख से ज़्यादा इनकम आपके फादर की है तो फिर आप आते हैं क्रीमी लेयर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपको चाहिए होगा किन किन स्टूडेंट्स को, OBC SC ST EWS कैटेगरी, ठीक है। क्लियर, यहाँ पर आपको होगा। आगे है सर्टिफिकेट इशू डेट, ये डेट आप लोगों को सर्टिफिकेट पर देखने के लिए मिल जाएगी, आप वहाँ से देखकर यहाँ पर फिल कर देना, ठीक है। ईयर में कितना आ रहा है, तो ईयर में मिनिमम आप कितना ही पुराना लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, फिर भी आप 3 साल से ज़्यादा पुराना मत लगाइए। अगर OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल पुराना तक कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। और SC ST के छात्र 5 साल पुराना तक कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ज़्यादा पुराना है तो हो सकता है कि ऑनलाइन अपडेट ना हो, इससे आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। फिर में यहाँ पर लिमिट कोई नहीं है, कितना ही पुराना आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। आगे है इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पर डालेंगे। इशूइंग अथॉरिटी भी आपको सर्टिफिकेट में देखने के लिए मिल जाएगी, तहसीलदार होगा या फिर जिला मजिस्ट्रेट वगैरह, कहीं पर भी कहीं से आपको आपने बनवाया होगा। आगे है स्टेट ऑफ इशूइंग, किस स्टेट से आपने इशू किया है। यहाँ पर आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो यहाँ पर नो रहने देंगे। अगर आप लोग फिजिकली हैंडीकेप्ड हो तो लगाएंगे यस, वरना नो। स्पेशल रिजर्वेशन अगर इनमें से आते हैं तो लगाएं, वरना नन पर लगाएं। सीकिंग एज रिलैक्सेशन, OBC SC ST वालों को और EWS वालों को यहाँ पर यस करना है। आगे आएगा एज रिलैक्सेशन कैटेगरी, अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा, ठीक है, जो भी आप कैटेगरी है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका ये स्टेप सेव होगा, अगला स्टेप खुलेगा। अगला स्टेप है एड्रेस डिटेल्स का, अपना एड्रेस फिल करिए। एड्रेस लाइन 1 अपना फिल करें यहाँ पर, लाइन 2 यहाँ पर फिल करें, लाइन 2 में अपना विलेज टाउन एरिया फिल कर दें। लाइन 3 ऑप्शन है, इसको छोड़ सकते हैं। आगे है स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, इस ऑप्शन में जाइए, अपना स्टेट सेलेक्ट करिए। आगे जिला, किस जिले से आप लोग बिलोंग करते हैं, अपना जिला सेलेक्ट करिए। आगे पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर फिल करिए। आगे आएगा परमानेंट एड्रेस, अगर करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो आप सेम एज परमानेंट इस पर क्लिक कर देंगे और दोनों जगह फिर सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद में सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका अगला स्टेप खुलेगा। अगला तीसरा स्टेप है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। करंट स्टेप आपका यही है। अब ये हम न्यू फ्रेश वीडियो बना रहे हैं, कोई पुरानी वीडियो नहीं है। अब थोड़ा आप लोग जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, क्या आप तत्कालीन शासन आदेश के अनुसार 12वीं योग्यता के आधार पर शिक्षक हैं। आर यू करेंटली वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर एज पर द एप्लीकेबल गवर्नमेंट ऑर्डर बेस्ड ऑन 12th लेवल एलिजिबिलिटी। तो अगर आप गवर्नमेंट टीचर हो 12th बेस पर तो यस, वरना आप लोग नो रहने देंगे, ठीक है। नो ऑलरेडी टिक रहेगा। अगर यस करेंगे तो आपको फिर मानव संपदा कोड यहाँ पर डालना होगा, वरना आप लोग नो कर देंगे तो आपको कुछ नहीं डालना। जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनको यहाँ पर यस करना है और अपना कोड डालना है और आपको केवल 10 और 12th की जानकारी ही भरनी है। ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन डिटेल आपको नहीं भरनी, ठीक है। जो नहीं है टीचर वो आप लोग अपना नो करें। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में सबसे पहले एग्जाम लेवल में जाएंगे, यहाँ से आप लोग 10 वाला ऑप्शन लेंगे। अब 10th के बोर्ड का नाम डाल देंगे और सभी सब्जेक्ट के नाम 1 by 1 डाल देंगे, पासिंग ईयर डाल देंगे, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, ग्रेडिंग टाइप, अगर आपका CGPA हो तो CGPA ले सकते हैं। फिर अपना ऑब्टेन CGPA यहाँ पर डालें, परसेंटेज अपने आप काउंट होकर आ जाएगी, ठीक है, 9.5 से मल्टीप्लाई होकर। अगर परसेंटेज में हो तो परसेंटेज वाला ऑप्शन ले, परसेंटेज फिल करें, मार्क्स ऑफ 10 फिल करें, टोटल मार्क्स यहाँ पर फिल कर दें, ठीक। इसके बाद में आप लोग ऐड एंट्री पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में 12th वाला ऑप्शन लेना है, 12th के बोर्ड का नाम, सभी सब्जेक्ट का नाम 1 by 1, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, मार्क्स ऑफ 10, टोटल मार्क्स। अगर ये परसेंटेज में हो तो परसेंटेज को आप लोग चेंज करें, अगर ये CGPA में हो आपके मार्क्स तो CGPA को परसेंटेज में चेंज करेंगे 9.5 या 10 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, अपने बोर्ड के अनुसार, और फिर परसेंटेज से आप लोग मार्क्स निकाल लेंगे, फिर आप यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में आइडेंटिटी पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से लेंगे ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन। अब ऐसे छात्र जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं वो अपना परस्यूइंग पर क्लिक कर देंगे और फिर ऐसे छात्र अपना ग्रेजुएशन में भी और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में भी सेम डिटेल फिल करेंगे। जो लोग BA BEd BSc BEd या BLEd कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग। बाकी जिन्होंने पास कर लिया स्पेशली उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। अगर आपको जानना हो कैसे फॉर्म भरना है,
एड कोर्स वालों को तो अलग से वीडियो बनी हुई है, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ग्रेजुएशन पास वाले छात्र अपना इस बॉक्स पर टिक नहीं करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी के नाम डाल दें, यहाँ पर अपनी सब्जेक्ट के नाम डाल दें। और सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में 3 मेन सब्जेक्ट होती हैं और थर्ड ईयर में 2 मेन सब्जेक्ट होती हैं। तो आप थर्ड ईयर की 2 मेन सब्जेक्ट के नाम ही डाल सकते हैं। इन्हीं 2 मेन सब्जेक्ट से आप लोग बीएड करते हैं और एमए वगैरह करते हैं। ये 2 मेन सब्जेक्ट हैं आपकी, ठीक है। या तो 3 डालते हैं मेन सब्जेक्ट या फिर 2 डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पासिंग ईयर डाल दें, रोल नंबर डाल दें, मार्कशीट नंबर डाल दें। मार्कशीट नंबर कहाँ लिखा होता है अलग से वीडियो बनी हुई है, चैनल पर प्लेलिस्ट है, जाकर देख लेना, ठीक है। मार्क्स ऑप्टेंड फिल कर दें, टोटल मार्क्स फिल कर दें, तीनों साल के मिलाकर। अगर आपके मार्क्स परसेंटेज बेस पर आते हैं तो तीनों साल के मार्क्स, टोटल मार्क्स ऐड करके और मार्क्स ऑप्टेंड ऐड करके यहाँ पर डालिएगा। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं सीजीपीए में तो सीजीपीए को परसेंटेज में चेंज करें 9.5 या 10 से मल्टीप्लाई करके। कुछ यूनिवर्सिटी में 9.5 से मल्टीप्लाई होती है और सीजीपीए को परसेंटेज में चेंज करने के लिए, कुछ यूनिवर्सिटी में 10 से होती है। तो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पता कर लेना या फिर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता देना, ठीक है। टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे, सभी मेजर, माइनर, वोकेशनल और सब्जेक्ट को काउंट करके सभी सेमेस्टर की, और अपना लास्ट सेमेस्टर का प्रोजेक्ट काउंट करके सब्जेक्ट कितनी बन रही है, 26 से 27 बननी होंगी बीए बीएससी वगैरह में। तो उनको 100 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे आप तो आपका टोटल मार्क्स निकल जाएगा। और फिर परसेंटेज से, टोटल मार्क्स से आप लोग कैलकुलेट करके मार्क्स निकाल सकते हैं, मार्क्स ऑफ 10, ठीक है। अलग से वीडियो बनी हुई है, जाकर देख लेना। इसके बाद में आइडेंटिटी ब्रेक क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद आएगा ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन का ऑप्शन। अब यहीं पर सारा खेल है, यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से आप लोग समझ लें। पहले बात कर लेते हैं हम जिन लोगों ने, जो लोग परस्यूइंग में हैं, जो लोग अपीयरिंग में हैं, जिन्होंने अपना बीएड या डीएलएड कंप्लीट नहीं किया है, वो लोग कैसे फॉर्म भरेंगे। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को परस्यूइंग पर क्लिक करना है, ठीक है। आगे बता देंगे पास वालों को कैसे भरना है, दोनों की जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो परस्यूइंग वाले स्टूडेंट्स को अपना परस्यूइंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में ईयर स्टेटस में जाना है, यहाँ से फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन, अगर फर्स्ट ईयर में हो तब। फर्स्ट ईयर में कब हो सकते हैं, या तो एनुअल पैटर्न पर पढ़ रहे हैं और फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर में हैं। अगर सेमेस्टर पैटर्न पर पढ़ रहे हैं तो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो तब भी फर्स्ट ईयर में कहलाएंगे। अगर तीसरे सेमेस्टर में आ गए हैं तो आप सेकंड ईयर में कहलाएंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ईयर के बारे में बताते हैं। अपना फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन लें। इसके बाद में अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम डाल दें। डीएलएड वाले बोर्ड का नाम क्या डालेंगे, यहाँ पर देखें, एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ये डाल देंगे अपना डीएलएड वाले छात्र। डीएलएड का बोर्ड का नाम क्या है, ये रहा, ठीक है। और बीएड वाले छात्र अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे। अब यहाँ पर डालेंगे लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट। तो पहले बात कर लेते हैं डीएलएड वालों की। डीएलएड वाले छात्र यहाँ पर डीएलएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। डीएलएड इस तरीके से कॉमा लगाकर फिर ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट्स इस तरीके से डाल देना डीएलएड वाले स्टूडेंट्स को। बीएड वालों की बात करें तो बीएड के ऐसे छात्र जो फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, जिनके एक भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं, ध्यान से सुन लेना, जिनके एक भी सेमेस्टर या फिर ईयर के एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं, वो लोग अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर की 2 सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट सेमेस्टर में ग्रेजुएशन की ही डालें, क्योंकि पीजी से कोई मतलब नहीं है। तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर की 2 सब्जेक्ट नाम डाल देना। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में आ गए हैं और पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं तब क्या डालना है, तब ऐसी कंडीशन में आप लोगों को एक तो डालनी है अपनी टीचिंग सब्जेक्ट का नाम और दूसरा कॉमा लगाकर बीएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट, इस तरीके से आपको डाल देना है, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर वाले छात्र एक टीचिंग सब्जेक्ट का नाम क्या हो सकता है, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, या फिर पैडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़, पैडागोजी ऑफ इंग्लिश, पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। इस तरीके से एक टीचिंग सब्जेक्ट होगी जो कि रिलेटेड होगी आपकी ग्रेजुएशन से, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर की 2 सब्जेक्ट से। वही एक टीचिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसका नाम और कॉमा लगाकर बीएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट डाल देना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके बाद में पासिंग ईयर डाल देना एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर क्या होगा, अगर फर्स्ट ईयर में है तो 2027 होगा, अगर सेकेंड ईयर में है तो 2026 में ही कंप्लीट कर लेंगे इस साल के अंत तक। अब फर्स्ट ईयर वाले छात्रों को यहाँ पर रोल नंबर नहीं डालना है, ज़रूरी नहीं है। अगर सेकेंड सेमेस्टर में आ गए हैं और पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हों तब यहाँ पर रोल नंबर डाल सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। मार्कशीट नंबर ऑप्शनल है।
मार्क्स ऑब्टेन भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपके एक सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए हों तो डाल सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं, कोई भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। तो अपना अदर देन फर्स्ट वाला ऑप्शन लें और यहाँ पर अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम डाल दें। यहाँ पर लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट, फिर से वही डीएलएड वाले छात्र, फिर से वही डीएलएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट डाल देना, क्योंकि 1 बाय 1 आपकी सब्जेक्ट के नाम इस लिस्ट में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 100 वर्ड में ही आपको लिखना है। 100 वर्ड में सभी सब्जेक्ट के नाम नहीं आ पाएंगे कॉमा लगाकर। तो आप डीएलएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट ही डाल देना, सेकेंड ईयर वाले छात्र भी, चाहे 4th सेमेस्टर में हो चाहे 3rd सेमेस्टर में हो। और बीएड वालों की बात करें तो बीएड वाले छात्र अपनी टीचिंग सब्जेक्ट देख लेना, अगर 2 टीचिंग सब्जेक्ट है दोनों के नाम डाल देना और कॉमा लगाकर बीएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट इस तरीके से डाल देना। ठीक है, आगे एक्सपेक्टेड पासिंग है तो इसी साल कंप्लीट हो जाएगा 2026 में। रोल नंबर डालना आपको ज़रूरी है, पिछले सेमेस्टर का रोल नंबर डाल देना, अगर अलग अलग हो तो पिछले सेमेस्टर का अलग, अगर एक ही है तो फिर अपना रोल नंबर, मार्कशीट नंबर। अब ऐसे छात्र जिनको मार्कशीट नहीं मिली है तो वो लोग अपना यहाँ पर NA डाल देंगे, नॉट एप्लीकेबल, कैपिटल में NA। ठीक है, नीचे ऑब्टेन्ड मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड टोटल मार्क्स भी डालने हैं। तो कौन से डालने हैं? जो छात्र 4थे सेमेस्टर में हो वो डालेंगे 3रे सेमेस्टर के, अगर 3रे सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया हो तो 2रे सेमेस्टर के मार्क्स डाल देंगे यहाँ पर। जो छात्र सेकेंड ईयर में आ गए हैं वो डाल देंगे फर्स्ट ईयर के मार्क्स। और ऐसे छात्र जो सेकेंड ईयर में आ गए हैं और फर्स्ट ईयर का उनका रिजल्ट नहीं आया है तो फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स डाल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है प्लीज एंटर योर लास्ट सेमेस्टर या लेटेस्ट अवेलेबल मार्क्स। लास्ट सेमेस्टर में अगर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया हो, 3 तारीख तक नहीं आ पाए, 3 मई तक, तो फिर ग्रेजुएशन के लास्ट 6ठे सेमेस्टर के यहाँ पर टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन डाल देना। अगर CGPA में दे रखे हों तो CGPA से परसेंटेज निकालकर और मार्क्स निकालकर काउंट करके यहाँ पर डाल देना। कैसे काउंट करना है अलग से एक स्पेशल वीडियो बनी हुई है, जाकर देख लेना, बहुत ही आसानी से काउंट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, परस्यूइंग वालों का ये हुआ, कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। दूसरा, ऐसे छात्र जिन्होंने बीएड या डीएलएड कंप्लीट कर लिया है उन लोगों को परस्यूइंग पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, अपना यहाँ पर अगर बीएड के डीएलएड के छात्र हैं तो अपना ये डाल दें बोर्ड का नाम, और अगर बीएड के छात्र हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल दें। आगे सभी सब्जेक्ट के नाम अब यहाँ पर क्या है, आपने डीएलएड किया है तब तो डीएलएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट, इस कंडीशन में भी डीएलएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट्स। और अगर बीएड किया है आपने तो बीएड में वही सेम एक टीचिंग सब्जेक्ट होगी आपके पास जो कि रिलेटेड होगी ग्रेजुएशन से। अगर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आपके पास हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी हुई तो ये आपकी सोशल स्टडी से संबंधित सब्जेक्ट हैं। आपके पास बीएड में टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ या पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़ करके एक टीचिंग सब्जेक्ट होगी, उस टीचिंग सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर डाल देना और इस तरीके से एक कॉमा लगाना और बीएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर डाल देना। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने बीएड अपना पास कर लिया है। ठीक है, आगे है पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आपने पास किया है अपना बीएड या फिर डीएलएड। रोल नंबर डालना भी ज़रूरी है। ठीक है, मार्कशीट नंबर, अगर मार्कशीट नहीं मिली हो तो फिर से आप लोग NA डाल दें या फिर एनरोलमेंट नंबर डाल दें, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है, आगे मार्क्स ऑब्टेन डालें दोनों साल के मिलाकर। अगर आपके मार्क्स CGPA में आ रहे हैं तो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, परसेंटेज से मार्क्स निकालें और यहाँ पर फिल कर दें। ठीक है, टोटल मार्क्स वगैरह यहाँ पर निकाल के कर सकते हैं। और चैनल पर प्ले लिस्ट है, उसमें एक वीडियो हमने बना रखी है कि CGPA से परसेंटेज कैसे निकालें और फिर टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन कैसे फिल करें। ठीक है, जाकर जरूर देखना अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कर देना। इसके बाद में आइडेंटिटी पर क्लिक करके इसको आप लोग यहाँ से सेव कर देंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा प्रोसीड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करके आप लोग अपनी डिटेल को सेव कर देंगे। इसके बाद में अगले स्टेप पर आप लोग पहुँच जाएंगे। अगला स्टेप रहेगा ट्विन डिटेल्स का। अब यहाँ पर अगर आप जुड़वा भाई या बहन हो तो यस कर सकते हैं, वरना आप लोग नो पर रहने दें। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। पहुंचेंगे अगला स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, सिग्नेचर और इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ में एक डॉक्यूमेंट जो कि लिस्ट में आ रहे हैं इनमें से कोई एक। ठीक है, एक ऑप्शन लेंगे और जो ऑप्शन लेंगे उसी का नंबर यहाँ पर डालेंगे, फिर उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और हैंड डिक्लेरेशन हिंदी या फिर इंग्लिश में हाथ से लिखकर ब्लू पेन से। ठीक है, लिखकर और आप लोग वाइट बैकग्राउंड पेज पर लिखकर इसको फोटो खींचकर इसको आप लोग अपलोड कर देंगे। बाकी आगे है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इफ़ यू आर करेंटली परसुइंग योर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन प्लीज अपलोड योर लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट। अब यहाँ पर क्या अपलोड करना है, देखिए अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप यहाँ पर अपना अलॉटमेंट लेटर अपलोड कर देंगे।
ठीक है। अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं तो पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया होगा, आप लोग अपने पहले सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ पर अपलोड कर देना। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, एनुअल पैटर्न से पढ़ रहे हैं, तो अपना अलॉटमेंट लेटर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर अपनी लास्ट सेमेस्टर की यानी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, दोनों वैलिड रहेंगी। या तो अपना अलॉटमेंट लेटर अपलोड कर दें या फिर अपना ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट ईयर की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है इसके लिए अलग से वीडियो बनी हुई है डिटेल से। ठीक है, आप उस वीडियो को देखकर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करके इसको आप लोग सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में दोस्तों आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा, OTR प्रोफाइल प्रीव्यू। एक बात ध्यान से सुन लें, अभी आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर किसी स्टेप में करेक्शन करना हो तो आप लोग एडिट पर क्लिक करके आप उसी स्टेप में करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने फॉर्म को बारीकी से चेक कर लें। अभी आपको कोई मिस्टेक लग रही तो आप लोग अभी हाथों हाथ करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन अगर आप लोगों को नहीं करना हो तो आप लोग यहाँ टिक करें, इस बॉक्स पर टिक करना। इसके बाद में OTR कंप्लीट OTR प्रोफाइल, इस पर क्लिक करके इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में OTR में करेक्शन नहीं होगा, OTR में करेक्शन जो होगा वो करेक्शन डेट में ही होगा। ठीक है, इसकी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। अब इसको आप लोग यहाँ से सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड खुलेगा। अब आप लोग यहाँ पर शो होगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, OTR डिटेल्स कंप्लीट। ठीक है, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब एग्जाम में थोड़ा नीचे आएंगे, एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको शो होगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन। इन्फो एंड गाइड पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह चेक कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आप लोगों को अप्लाई नाउ वाले इस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आएगा एग्जाम प्रेफरेंस, सिलेक्ट योर पेपर एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स। देखिए अप्लाइड फॉर, किस लेवल के एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहेंगे। इसके बाद में आप लोगों को अपना एग्ज़ाम लेवल सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग पेपर 1 प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पेपर 1 प्राइमरी लेवल 1 to 5 का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से पेपर के लिए, तो अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद में DLED कर लिया है तो आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BEd किया है तो आप केवल 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th के बाद में DLED किया है तो आप केवल 1 to 5 वाले पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो अपना पहले बताते हैं कि 1 to 5 के लिए कैसे अप्लाई करना है। ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में ये ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा। आगे आर यू वर्किंग एज अ गवर्नमेंट टीचर, अगर आप गवर्नमेंट टीचर हो तो यस वरना नो करें। नीचे एजेंशियल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि 12th के बाद DLED का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया हो। एक ही ऑप्शन है जिसमें ये लिखा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ में इंटरमीडिएट किया हो, इसके बाद में 4 वर्षीय BLED में एडमिशन ले लिया हो या फिर पढ़ रहे हो या फिर कंप्लीट कर लिया हो, तो केवल BLED वाले छात्र यहाँ पर भर सकते हैं। ऐसे छात्र जिन्होंने 12th के बाद में अपना DLED कंप्लीट किया है शायद यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप अपना ऑप्शन लेंगे 12th के बाद में DLED कंप्लीट या फिर अपीयरिंग, जबकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो आप अगर ग्रेजुएशन पास होंगे तभी फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आप लोग अपना यहाँ से पेपर सिलेक्ट करना बोथ पेपर के लिए। अब मान लीजिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, पेपर 2 सिलेक्ट करना। इसके बाद में सब्जेक्ट ग्रुप, आपने BA किया है तो फिर ये होगा सोशल साइंस या आर्ट, BSc की है तो फिर ये ग्रुप होगा, कॉमर्स BCom किया है ग्रेजुएशन में तो आपका ये ऑप्शन होगा। ठीक है, अपना ऑप्शन लेना। आगे आर यू वर्किंग एज अ गवर्नमेंट टीचर, यस नो अपने हिसाब से कर देना। आगे क्वालिफिकेशन, अब पेपर 2 के लिए क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, स्नातक उत्तीर्ण, आपने ग्रेजुएशन किया, इसके बाद में 2 वर्षीय DLED किया हो तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, पेपर 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल है, ऐसे छात्र जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में BEd भी कर लिया हो वो भी भर सकते हैं पेपर 2 का फॉर्म, और ऐसे छात्र जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में अपना DLED कंप्लीट कर लिया हो वो लोग दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में BEd किया है तो आपका ऑप्शन ये हो सकता है कम से कम 50% मार्क्स आपके आए हैं ग्रेजुएशन में और आपने BEd में एडमिशन ले लिया या फिर पास कर लिया है तो आप ये वाला ऑप्शन लें। कम से कम 45% मार्क्स आए तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के यही 2 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो अपना ऑप्शन ले लेना। इसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना, क्वालिफिकेशन स्टेटस डालना।
अब क्वालिफिकेशन में पास हैं तो पहले पास की बताते हैं, पास को कैसे भरना है। पास वालों को पास वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डेट ऑफ कंप्लीशन या डेट ऑफ मार्कशीट। तो ये डेट आप लोगों को आपकी मार्कशीट पर देखने के लिए मिल जाएगी, ओरिजिनल मार्कशीट पर। ठीक है, अगर आपको ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली है तो ऐसी कंडीशन में फाइनल जो सेमेस्टर था आपका चौथा सेमेस्टर, उसके रिजल्ट की डिक्लेयर डेट डाल दीजिए। वेबसाइट से पता करना कि आपके चौथे सेमेस्टर या फिर दूसरे ईयर का सेकंड ईयर का रिजल्ट किस डेट में आया था, वो डेट आप लोगों को यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, डेट ऑफ कंप्लीशन में आगे ऑब्टेन्ड मार्क्स डालना है। ठीक है, और मार्क्स और टोटल मार्क्स डालना है। अगर CGPA में हो तो CGPA से परसेंटेज निकाल कर फिर मार्क्स कन्वर्ट करके यहाँ पर डालना है। ठीक, और अगर परसेंटेज में आपको मार्क्स मिले हैं तो दोनों साल के टोटल मार्क्स ऐड करके और मार्क्स ऑब्टेन्ड ऐड करके यहाँ पर डालनी है। इसके बाद में परसेंटेज यहाँ पर डालनी है। नीचे आएंगे, अपनी सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, क्या आपकी सेकंड लैंग्वेज है। इसके बाद में सेव नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। ठीक, अब बात करते हैं बोथ पेपर के लिए कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन के बाद में DLED कंप्लीट कर लिया तो आप बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th के बाद DLED किया है तो आप 1-2 पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमें समझ में नहीं आया, ऑप्शन वहाँ पर नहीं है। ठीक है, 12th के बाद DLED का तो आप बोथ पेपर वाला ऑप्शन दे देना अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद में DLED कंप्लीट किया हो तब। फिर इसके बाद में आगे ऑप्शन आएगा सब्जेक्ट ग्रुप। ग्रेजुएशन आपने कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से किया है। ग्रेजुएशन में अगर आपने BSc की थी तो आपका मैथमेटिक्स ग्रुप होगा, अगर BA किया था तो फिर ये साइंस, ये सोशल साइंस या फिर आर्ट ग्रुप होगा। ठीक है, अपना ऑप्शन ले। आगे आर यू वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर हो तो यस, बंधन हो। अब यहाँ पर देख लीजिए पेपर 1 की क्वालिफिकेशन। पेपर 1, तो पेपर 1 की क्वालिफ़िकेशन क्या है। आपने ग्रेजुएशन के बाद में DLED किया हो, आपका एक ऑप्शन ये हो सकता है स्नातक कंप्लीट करने के बाद में आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के छात्र यहाँ पर सुन लें, आपने UP से DLED कंप्लीट कर लिया है या फिर एडमिशन ले लिया है तो आप ये वाला ऑप्शन लेंगे। अगर उत्तर प्रदेश के अलावा किसी दूसरे स्टेट से किया हो तो अगर आपने ये एडमिशन ले लिया है तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, द्विवर्षीय BTC प्रविष्टि अध्ययन, ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं दूसरे स्टेट के छात्र, अगर आपने ODL से अपना DLED किया हो कंप्लीट तब। और अगर ODL से कंप्लीट नहीं किया है तो आपका ऑप्शन फिर ये हो सकता है, या फिर आपका ऑप्शन ये हो सकता है, इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बना दी है। अगर आपने किसी दूसरे राज्य से ग्रेजुएशन के बाद में DLED किया है तो आपका ऑप्शन ये होगा, क्योंकि कुछ राज्यों में DED की मान्यता DLED के बराबर है, तो अपना ये वाला ऑप्शन ले लेना दूसरे राज्य के छात्र। बाकी UP के छात्र अपना UP वाला ऑप्शन ले सकते हैं, पहला वाला। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अपनी यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम डाल देंगे। ठीक है, फिर क्वालिफिकेशन स्टेटस का ऑप्शन लेंगे, पास है तो पास लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ कंप्लीशन डाल देंगे, आपको बता दिया। ठीक है, डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, मार्कशीट की डेट। अगर मार्कशीट की प्रिंटेड डेट नहीं है तो फिर आप लोग यहाँ पर क्या डाल देंगे, रिजल्ट डिक्लेयर डेट फाइनल सेमेस्टर की। अगर आप परस्यूइंग में तो परस्यूइंग वाला ऑप्शन ले। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन क्या होगी, BEd वालों को एक्सपेक्टेड डेट नहीं बता पाए, अब यहाँ पर सुन लें BEd वाले छात्र भी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन का मतलब होता है कि जो आप चौथा या जो अपना फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे वो कब करेंगे, यानी फाइनल सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। फाइनल सेमेस्टर की रिजल्ट डिक्लेयर डेट डालनी होती है। मान लीजिए कि आपके चौथे सेमेस्टर या सेकंड ईयर, अगर एनुअल पैटर्न से पढ़ रहे हैं अगर तो आपके सेकंड ईयर या चौथे सेमेस्टर के एग्ज़ाम मान लीजिए ख़त्म हुए जुलाई के बीच में, 15 जुलाई को मान लीजिए ख़त्म हुए आपके एग्ज़ाम, तो लगभग 2 महीने के बाद में रिजल्ट आएगा। ठीक है, 15 अगस्त, 15 सितंबर के लास्ट की कोई डेट डाल सकते हैं, यानी कि एग्ज़ाम खत्म होने के 2 या 2.5 महीने के आसपास बाद की डेट आप लोग यहाँ पर डाल देना। अगर फर्स्ट ईयर में हो तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन लें, और यहाँ पर ईयर में अगले साल 27 में कंप्लीट कर लेंगे, 27 वाला ऑप्शन ले लेना। और डे और मंथ में वही सेम, फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट डिक्लेयर डेट, एग्ज़ाम खत्म होने के 2-2.25 महीने के बाद की कोई डेट डाल देना। अगर सेकंड ईयर में हो तो अपना अदर देन फर्स्ट ईयर, और यहाँ पर 2026 का ऑप्शन लेना, इसी साल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, और यहाँ पर मंथ और डे में वही फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट डिक्लेयर की डेट। नीचे आएंगे पेपर 2 क्वालिफिकेशन। पेपर 2 में आपने अगर BTC की है UP से तो ये वाला ऑप्शन, आपने किसी दूसरे राज्य से DLED कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर देख लें दूसरे राज्यों के छात्र के लिए
यहाँ पर दूसरे राज्य का ऑप्शन नहीं दिया गया है। ऐसे छात्र जिन्होंने दूसरे राज्य से ग्रेजुएशन और डीएलएड कंप्लीट किया हो उनके लिए अलग से यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। ज़्यादातर ऑप्शन बीएड वाले हैं, तो शायद आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, बोथ पेपर के लिए दूसरे राज्य के छात्र आप एक बार कंफर्म भी कर लेना। ठीक है, केवल पेपर 1 के लिए शायद फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो अपना अगर यूपी के निवासी हैं तो अपना ये वाला ऑप्शन लेना। अगर आपने डीएलएड कंप्लीट कर लिया हो यूपी से आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन लेना। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अपनी यूनिवर्सिटी नाम डालेंगे, क्वालिफिकेशन स्टेटस में जाएंगे, पास है तो पास लगाएं, पास वालों को बता दिया है। अगर परसुइंग में तो परसुइंग वाला ऑप्शन लें। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, कब आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके फाइनल सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। मान लीजिए जून के लास्ट में एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो जुलाई लास्ट, अगस्त लास्ट, सितंबर की कोई भी डेट, 10 सितंबर 15 सितंबर की डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे की ही डालें, पहले ईयर लें यहाँ पर, इसके बाद डेट डालें। फर्स्ट ईयर है तो 26 में कंप्लीट, फर्स्ट ईयर है तो आप 2027 में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और अगर सेकंड ईयर है तो आप लोग इसी साल कंप्लीट कर लेंगे। दैट मीन फर्स्ट ईयर वाला फिर ऑप्शन लेना। ठीक है, इसके बाद नीचे आने के बाद में अपनी सेकंड लैंग्वेज क्या, अपनी सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना यहाँ से। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आप लोग सेव कर देना। इसके बाद में अगला ऑप्शन रहेगा एग्जाम डॉक्यूमेंट का। यहाँ पर देख लीजिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट। अब यहाँ पर देख लें, बहुत ध्यान समझ लें, यहाँ पर कौन सी मार्कशीट अपलोड करनी है। ऐसे छात्र जिन्होंने अपना बीएड डीएलएड कंप्लीट कर लिया है उन लोगों को अपना मार्कशीट अपलोड करनी है फाइनल, या फिर अपना डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर मार्कशीट नहीं मिली हो तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बनवाकर यहाँ पर अपलोड कर देना, हाथों हाथ बन जाएगा, कॉलेज से आकर ले आना या ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऐसे छात्र जो अपीयरिंग में फॉर्म भर रहे हैं, जिन्होंने अपना बीएड डीएलएड कंप्लीट नहीं किया है, वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो यहाँ पर लगाएंगे अपने पिछले सेमेस्टर की मार्कशीट। अब हम यहाँ पर जो भर रहे हैं वो पासिंग के साथ में भर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोग अपीयरिंग वाला भर रहे होंगे तो आपके सामने क्या होगा, अपलोड योर लास्ट सेमेस्टर अवेलेबल मार्कशीट। तो आप अगर तीसरे सेमेस्टर में हो तो दूसरे सेमेस्टर की मार्कशीट इंटरनेट वाली यहाँ पर लगा देनी है। अगर दूसरे सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई है तो पहले सेमेस्टर की लगा देनी है। ठीक है, अगर आप चौथे सेमेस्टर में हो तो तीसरे सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देना। तीसरे सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई हो तो दूसरे सेमेस्टर की अपलोड कर देना। ठीक है, तीसरे सेमेस्टर में बैक हो और रिजल्ट आ चुका है तो बैक वाली ही लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको दिखाना है कि आप स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और आप कौन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ये आपको दिखाना है। लेटेस्ट वाली ही लगानी है जहाँ तक हो सके पॉसिबल। ठीक है, और बाकी डीएलएड बीएड वाले छात्र अगर जो एनुअल पैटर्न से पढ़ रहे हैं, अगर सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर वाली मार्कशीट लगाएं, और अगर फर्स्ट ईयर में हैं और एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो क्या करेंगे, लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट यानी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी। साइज वगैरह देख लेना। कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करने हैं इसकी भी वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल पर, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी वीडियो ऐड हैं, आप कोई वीडियो जाकर देख सकते हैं। सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर अपना कर देना। ठीक है, इसके बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में प्रीव्यू एंड प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आप लोग क्लिक कर दें, और फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपको शो होगा। इसको चेक कर लें। नीचे आने के बाद में आई एग्री टू अबव डिक्लेरेशन, इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। इसके बाद में कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके इसको कंफर्म सेव कर देना, और इसके बाद में इसका पेमेंट आप लोगों को कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफर्म एंड पे फी इस तरीके से कुछ करके आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, बाकी अगर आपने एक बार क्लिक कर दिया था तो अब आपको शो हो रहा होगा प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो आप लोग क्लिक कर देना। इसके बाद में आपके सामने ऐसा स्टेप खुलेगा, आपके अप्लाइड फॉर पेपर वगैरह आपको शो हो रहे होंगे, और एप्लीकेशन स्टेटस में आपको अभी पेंडिंग शो करेगा जब तक आप लोग फीस पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा पे नाउ बाय आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, इस पर यानी आप आईसीआई का ऑप्शन ले सकते हैं, बाकी एसबीआई का ऑप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन ले लेंगे, दोनों ऑप्शन में आपको यूपीआई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यानी फोन पे, जीपे और पेटीएम वगैरह दोनों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको शो होगा यूपीआई का ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करना, और फिर इसके बाद में आपका पेमेंट, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी शो होगी। ठीक है, थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में 3 ऑप्शन है पेमेंट करने के। पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से कर सकते हैं। यूपीआई आईडी से करना हो तो यूपीआई आईडी यहाँ पर डालना, वेरीफाई पर क्लिक करना, वेरीफाई होगी, इसके बाद डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्यूआर कोड का, और तीसरा ऑप्शन है यूपीआई ऐप का। ठीक है, तीनों में से किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड से करना हो तो इस पर क्लिक करें, इसके बाद में प्रोसीड नाउ वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करें, और फिर इसके बाद में आपके सामने क्यूआर कोड ओपन होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें,
ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद में अपने फ़ोन पे जी पे जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको ओपन करें और जो स्कैनर जो आता है वहाँ पर स्कैनर में स्कैन करें। इसके बाद में एक लिंक आएगा, उस लिंक पर पेमेंट कर दें। ठीक है, 5 मिनट का यहाँ पर टाइम मिलेगा आपको। और दूसरा, अगर आप लोग यूपीआई ऐप से करना चाहें डायरेक्ट, इस पर क्लिक करना, इसके बाद में प्रोसीड नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, इसके बाद में ओके पर क्लिक करना। इसके बाद जितने भी ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ से कोई भी एक ऐप को ओपन कर लेंगे। हम अपना जो पेमेंट कर रहे हैं वो हम इसी थ्रू करते हैं। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पर पेमेंट डालने के लिए मतलब पेमेंट शो होगा, पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना पिन डाल दीजिए और पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद सीधे आपको उस वाले पेज पर पहुँचाना है, उस वाले पेज को काटना नहीं है। फिर चीज़, अगर आप लोग फ़ोन पे से स्कैनर के द्वारा करना चाह रहे हैं तो ये जो आपको स्कैनर दिख रहा है इस पर क्लिक करना, इसके बाद में अपलोड क्यूआर पर क्लिक करना, इसके बाद में जो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने खींचा था उस पर क्लिक करना, डन पर क्लिक करना। इसके बाद में अपने आप यहाँ पर प्रोसीड टू मतलब वो शो होगा, वेबसाइट शो होगी, साइट एक तरीके से। और इसके बाद में प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना, इसके बाद में पे पर क्लिक करना और यहाँ पर अपना पिन डालकर पेमेंट करना। सीधे उस वाले पेज पर पेमेंट करते ही सीधे उस वाले पेज पर पहुँच जाएँ। इसके बाद में आपको होगा पेमेंट सक्सेसफुल, सीधे आप लोग उस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर देख लें, इस पेज को काटना नहीं है, अपने आप यहाँ पर रिफ्रेश होगा और पेमेंट सक्सेसफुल आपको शो हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर शो होगा पेमेंट सक्सेसफुल, योर यूपीटीटी 2026 एप्लीकेशन फ़ी हैज़ बीन रिसीव्ड, योर एप्लीकेशन इज़ नाउ कंप्लीट। इस तरीके से पेमेंट करेंगे तो कभी पेमेंट नहीं फंसेगा। पेमेंट जब हो जाए सीधे इस वाले पेज पर पहुँच जाएँ, इस पेज को कट नहीं करें, अपने आप पेमेंट सक्सेसफुल होगा और इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। प्रिंट निकालना चाहें इस पर क्लिक करें। अगर फंस गया है तो सॉल्यूशन भी बताएंगे, आगे देखते रहिए। इसका अगर आप लोग प्रिंट सेव करना चाहें तो आप इसका जो रिसीट है पेमेंट की वो भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप सेव कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप लोग गो टू डैशबोर्ड, व्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। अपने फॉर्म को लॉगिन कर लें। अब अगर आपका पेमेंट हो गया और पेमेंट सक्सेसफुल आपको शो नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। इसके लिए आप लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा है कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द पेमेंट बट इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग इन योर एप्लीकेशन स्टेटस, प्लीज़ वेट फॉर 2-3 डेज बिजनेस डेज फॉर द सिस्टम टू अपडेट। यानी अगर आपका पेमेंट हो गया और यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में 2 या 3 दिन का वेट करना है। 2 या 3 दिन के बाद में या तो पेमेंट सक्सेस पेड यहाँ पर शो हो जाएगा या फिर आपका पेमेंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। दोनों नीचे आएंगे, ये रहा आपका माय एप्लीकेशन का टैब, यहीं पर आपको सारा कुछ शो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा होंगे एक्शन के नीचे प्रिंट का ये जो ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग अपना फॉर्म प्रिंट करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्म का जो प्रिंट आउट है, PDF है, आपके सामने शो होगा। ठीक है, ये रहा आपके फॉर्म का प्रिंट आउट। अब इसको मोबाइल फ़ोन में सेव करने के लिए या फिर प्रिंट निकालने के लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म आपके सामने इस प्रकार से शो हो जाएगा। 3 पेज आपको यहाँ पर शो होंगे। इसके बाद में आप लोग ये जो आपको PDF का स्थान दिख रहा है इस पर क्लिक कर दें और इसके बाद में सेव पर क्लिक कर दें। आपके मोबाइल फ़ोन में PDF सेव हो जाएगी। प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हो तो आपके पास प्रिंटर होना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट आउट आप लोग इस प्रकार से निकाल दें। अगर आप लोग अपने फीस रिसीट का प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करें, रिसीट पर। इस पर क्लिक करने के बाद में इसका भी प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हैं, PDF पर सेव करके अपने मोबाइल फ़ोन में PDF ही सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आफ्टर पेमेंट आप लोग निकाल लें। यहाँ पर आपको पेड शो होना चाहिए, तभी आपका पेमेंट कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कंप्लीटली स्टेटस में शो होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख जाएगा इसके बाद में। तो अपना प्रिंट आउट ऐसे निकालने, कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे बता सकते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर देना। अगर कोई गलती आपके फॉर्म में हुई है तो करेक्शन भी आप कर पाएंगे। ठीक है, करेक्शन कैसे करना होगा, करेक्शन की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको करेक्शन वगैरह और आगे एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट वगैरह की भी पूरी जानकारी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।